गया है शिक्षा वाणी का और शिक्षा वाणी की स्कूल की घंटी भी बज गई है। जब स्कूल की घंटी बजती है तो लगता है बस कक्षाएं शुरू होने वाली है और वही बात है कि हमारी शिक्षा वाणी की कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और वही बात है कि अब समय हो गया है हमारी शिक्षा वाणी की कक्षाओं का। और शिक्षा वाणी में आज आपके साथ है आपकी भारती दीदी और भारती दीदी आपके लिए मजेदार चीजें लेकर आई हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कहानी, मनोरंजन और बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ। तो आज की हमारी कहानी है मीना की कहानी में बड़ा नाम करेगा। बिल्कुल हमारे बच्चे भी बड़ा नाम करेंगे, इसीलिए आज हम उनके लिए लेकर आए हैं कहानी बड़ा नाम करेगा। और उसके बाद कक्षा 3 के विद्यार्थी सुनेंगे पर्यावरण अध्ययन का पाठ 9 भोजन में विविधता, जिसे प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक श्याम सुंदर। और उसके बाद अध्यापिका शेफाली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लाई हैं अंग्रेजी का पाठ 7 द नेकलेस। तो आज की शिक्षा वाणी की कक्षाएं बहुत मजेदार होने वाली है। तो मजेदार कक्षाओं की शुरुआत करेंगे मजेदार सी कहानी के साथ और वो कहानी सुनाने आएगी हमारी प्यारी सी छोटी सी मीना। तो मीना से सुनते हैं कहानी बड़ा नाम करेगा। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? क्या कहा? अरे भाई जरा जोर से बोलो, मजे में हो ना सब? ये हुई ना बात। चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। लाल में नीला मिलाया तो संतरी, नहीं, लाल में पीला मिलाया तो गुलाबी। ओहो, मुझे ये याद क्यों नहीं हो रहा? मीना? अरे महेश भैया, आप? क्या बात है मीना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो ना महेश भैया, मैं बेला दीदी से ये किताब लेके आई थी। ये तो रंगों की किताब है। हाँ, इस किताब में 2 अलग-अलग रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधियाँ लिखी हैं, लेकिन मुझे एक भी विधि याद नहीं हो रही। मीना, 2 रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधि याद करना तो बहुत आसान है। उसके लिए तुम्हें एक तरकीब लड़ानी होगी। तरकीब लड़ानी होगी, बुद्धि चलानी होगी। महेश भैया, आप किस तरकीब की बात कर रहे हैं? अभी समझाता हूँ। हाँ मीना, जरा किताब पढ़ के बताओ तो कि सबसे पहले कौन सा रंग बनाने की विधि लिखी हुई है? लाल रंग में पीला रंग मिलाने से संतरी रंग बनता है। ठीक है। मीना, अब जरा सोचो कि तुम्हारे सामने फलों की एक टोकरी पड़ी है जिसमें है सेब, केले और संतरे। लेकिन महेश भैया, फलों का रंगों से क्या लेना देना? तुम सोचो तो सही। ठीक है, सोच लिया। अब 2-3 बार जोर जोर से बोलो, सेब, केला, संतरा। सेब, केला, संतरा, सेब, केला, संतरा। बस, हो गई तुमको विधि याद। कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, सीधी सी बात है। सेब लाल, केले पीले, इन दोनों को जोड़ा तो बन गया संतरा। बन गया संतरी रंग, मिठू तो है दबंग। महेश भैया, रंग याद करने की तरकीब तो बहुत अच्छी है। मीना, अब तो तुम ये विधि नहीं भूलोगी ना? कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, झूले झूलूंगी। और फिर मीना और महेश बेला की किताब वापस करने गए उसके घर। बेला घर पे नहीं थी, इसलिए मीना ने वो किताब बेला के पिता पोंगाराम जी को दे दी। मीना और महेश वापस जाने ही वाले थे कि तभी पोंगाराम जी ने महेश को आवाज दी। महेश? जी चाचा जी। भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या चाचा जी? यही कि तुम शादी कर रहे हो। क्या? महेश बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 19 साल के हो। अरे भाई, पहले पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर लो, अभी से शादी करके क्या? चाचा जी, पिछले हफ्ते बेला के लिए भी एक रिश्ता आया था।
लेकिन मैंने तो उन लोगों से साफ साफ कह दिया, भैया मेरी बेला पहले पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तब करूंगा मैं उसकी शादी। महेश बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं शादी के बाद। लेकिन चाचा जी। महेश बेटा, अभी ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है ना कोई काम धंधा, ऐसे में तुम शादी कर लोगे तो परिवार का खर्चा कैसे चलाओगे? अरे चाचा जी, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा। मैं तो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। उसके बाद किसी स्कूल में शिक्षक बनूंगा, तब कहीं जाके शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ बेटा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करनी चाहिए। चलो। पोंगाराम जी महेश और मीना को साथ लेके महेश के पिताजी के पास गए। अरे पोंगाराम जी, आइए आइए। महेश बेटा, अपने पोंगाराम चाचा जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। क्या हुआ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? पिताजी, क्या ये सच है कि आप मेरी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं? हाँ। लेकिन पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मैं बताता हूँ बनवारी भाई, महेश अभी पढ़ना लिखना चाहता है, स्कूल में शिक्षक बनना चाहता है। स्कूल का शिक्षक? अरे पोंगाराम जी, इस साल ये 12वीं क्लास पास कर ले, उसके बाद ये मेरे साथ खेती बाड़ी करेगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। महेश भैया ठीक कह रहे हैं चाचा जी। इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे रंग बनाने की विधि बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ दिनों में तुम 12वीं पास कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और फिर तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे, बस। पोंगाराम जी ने महेश के पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पोंगाराम जी निराश होके वहाँ से चले गए। मीना भी वापस जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे रानो के पिताजी आ गए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते कमल चाचा। नमस्ते मीना, जीते रहो महेश बेटा। और बताओ कमल भाई, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बनवारी भाई, इस साल मकई की फसल अच्छी नहीं हुई। तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ खेत में कुछ सब्जियां भी बोई थी, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। तुम चिंता मत करो कमल, चलो तुम्हारे खेत पे चलते हैं। पिताजी, क्या मीना और मैं भी आपके साथ कमल चाचा के खेत पे? हाँ हाँ महेश बेटा, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम खेती बाड़ी की बातों में ध्यान दो। चलो कमल भाई। महेश के पिताजी सबको लेके खेत पे पहुँचे। ये देखो बनवारी भाई, तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ टमाटर भी बोए थे। पिताजी, मकई के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए। अच्छा महेश बेटा, अब तुम हमें खेती सिखाओगे? पिताजी, पिछले हफ्ते हमें स्कूल में एक पाठ पढ़ाया गया था। उस पाठ में साफ साफ लिखा था कि मकई की फसल के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए। हाँ, अगर मकई के साथ खीरे बोए जाएं, तो फसल बहुत अच्छी होती है। बनवारी भाई, तुम्हारा महेश तो बहुत समझदार है। महेश बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ना, ताकि तुम हम जैसे किसानों की मदद कर सको। पता नहीं कमल चाचा, मैं आगे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं। क्या मतलब? पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और... क्या? बनवारी भाई, क्या महेश सच कह रहा है? वो मैंने सोचा कि 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनी अपराध है, और फिर तुमने ये नहीं सोचा कि अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। कमल, ये तुम क्या? कमल चाचा भी वही कह रहे हैं पिताजी जो पोंगाराम चाचा जी ने कहा था। पिताजी, मैं पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बनना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, महेश भैया सच में बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सुना बनवारी, अरे इसे पढ़ने लिखने दो, कुछ बन जाने दो। अगर अभी से इस पे शादी की जिम्मेदारियां डाल दोगे तो फिर ये कुछ नहीं बना पाएगा, ना अपना भविष्य और ना ही एक सुखी परिवार। तुम ठीक कह रहे हो कमल, मैं ही गलत था। महेश बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना लिखना है पढ़ो, जो बनना चाहते हो बनो। सच पिताजी? हाँ। महेश भैया, थोड़ी देर पहले आपने मुझे रंगों के बारे में समझाया था।
लेकिन अब मैं आपको एक रंग के बारे में बताती हूँ। बताओ तो, इस समय आपके चेहरे पे कौन सा रंग है? मेरे चेहरे पे रंग? नहीं समझे? मैं बताती हूँ। इस समय आपके चेहरे पे है खुशी का रंग। खुशी के रंग, मीना और मिट्टू के संग। भाई वाह, मीना से मिलके मजा तो आता ही है, साथ ही कोई ना कोई जरूरी बात भी पता चल जाती है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो दोस्तों, अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता। शादी तब करना जब हो जाओ तुम बड़े, पढ़ लिख जाओ और हो जाओ अपने पैर पे खड़े। मजा आ गया। क्या कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता, मुस्कुराता, कह कहे लगाता हुआ गीत। सबसे हमको प्यार प्यारे बात कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। सच से हमको प्यार प्यारे बात कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। और बिना वजह क्यों सोचना, क्यों करनी माथा पच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। बन के दिखलाने की नहीं उम्र ये शादी के बंधन में फंस जाने की। बात बांध ले बात मेरी हर बच्चा और हर बच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। शादी कोई खेल नहीं है, ये है जिम्मेदारी, करनी पड़ती है जिसके लिए बड़ी तैयारी। और पहले हो जाओ तैयार तन से मन से धन से, ताकि रहे न कोई शिकायत तुम्हें कभी जीवन से। बात मेरी ये जोरदार है नहीं समझना कच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। गाना तो बहुत बढ़िया था और अब समय है हाँ, खेलने का। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। श से मेरा नाम शुरू है, ज पे खत्म हो जाता, भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं दुनिया को खेल खिलाता। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शाहरुख खान, क्योंकि उनका नाम श से शुरू होता है। रानो, क्या शाहरुख खान का नाम ज पे खत्म होता है? ओ हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। महल मेरा 64 कमरों का, गोरे काले साथी, मेरे पास है राजा रानी और है घोड़े हाथी। जो तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है, तीसरी कड़ी भी बताइए ना। ठीक है दीपू। बच्चों, अब सुनो तीसरी कड़ी। मेरी बाजी जीतने वाला कहता है एक बात, मैंने तुमको दे दी शह और हुई तुम्हारी मात। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शतरंज। हाँ मीना, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना?
फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो जाओ, सकल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अभी प्यारे प्यारे बच्चों ने सुन ली ना कहानी, बड़ा नाम करेगा। हमारे बच्चे भी अपने परिवार का और देश का नाम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत सी और ज्ञानप्रद कहानियाँ, और उसी के साथ लाते हैं हम आपके लिए आपकी ही कक्षाओं के विषयों के अच्छे अच्छे पाठ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो सबसे पहले कक्षा 3 के विद्यार्थी तैयार होंगे, जिनके लिए आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का पाठ 9, भोजन में विविधता, और जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक श्याम सुंदर। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे आज की कक्षा 3 का ये पाठ। नमस्ते बच्चों, आज का मौसम बहुत सुहावना है। ऐसे मौसम में कुछ मजेदार खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, जैसे गर्मा गर्म पकोड़े, मीठा, कचौरी। कल रात को भी घर पर बच्चे भी मौसम का आनंद लेते हुए अपनी अपनी पसंद की चीजें, रसगुल्ले, आलू पराठे, गर्मा गर्म पकोड़े आदि खाने के लिए बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आपकी भी तो मौसम के अनुसार कुछ अपनी पसंद की चीजें खाने की इच्छा होती है ना, लेकिन जलवायु या कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने की वजह से घर में जो बना हुआ होता है वही खाना पड़ता है। इसी प्रकार जिस जलवायु में लोग रहते हैं वे वैसा ही भोजन करते हैं। इसी विषय पर हम पाठ में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम पर्यावरणीय घटक हम और हमारा खान पान के अंतर्गत पाठ 9 भोजन में विविधता को पढ़ेंगे। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं ना, रोजाना भोजन। अब आप ये सोचिए कि हम प्रतिदिन भोजन क्यों करते हैं, प्रतिदिन भोजन करना क्यों जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, भोजन हमारे शरीर के लिए कई कार्य करता है। जैसे भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं आज भोजन नहीं किया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो भोजन से भूख मिटती है। भोजन हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य रखने में सहायक होता है। तो बच्चों, आप समझे कि भोजन क्यों जरूरी है। बच्चों, अब हम भोजन में विविधता पर चर्चा करेंगे। भोजन में विविधता यानी तरह तरह का भोजन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भोजन में विविधता किस प्रकार से होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। बड़े भूभाग पर फैले होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होती है। अलग अलग जलवायु होने के कारण वहाँ अलग अलग तरह की फसलें होती है। तो वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती है। प्यारे बच्चों, हम इस पाठ में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या खाया जाता है। बच्चों, आपकी किताब में पाठ के शुरू में 4 बच्चों को आपस में बातें करते हुए दिखाया गया है। पहली गुड़िया कहती है कि मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ। कहाँ की रहने वाली है? डूंगरपुर की। कि मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ, हमारे यहाँ मक्का खूब उगता है और सर्दियों में मक्की की रोटी बहुत खाते हैं। वहाँ मक्का ज़्यादा इसलिए उगता है क्योंकि वहाँ की जलवायु
मक्का के लिए अच्छी है। दूसरा बच्चा कहता है कि हमारे जालोर में बाजरा खूब उगता है। मेरे घर पर बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी ज्यादा बनती है। वैसे पश्चिम राजस्थान में अधिकांश जगह बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी बनती है क्योंकि ये चीजें यहाँ ज्यादा उगती है। तीसरा बच्चा कहता है कि मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत होती है। हम रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। गंगानगर में अन्य फसलें भी खूब होती है लेकिन यहाँ चावल की बात की जा रही है। चौथी बच्ची कहती है कि मैं कोटा की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ गेहूं अधिक उगता है। हम अधिकतर गेहूं की रोटी खाते हैं। तो बच्चों, आपने सुना और समझा कि सभी बच्चे अपने यहाँ उगने वाले अनाज का उपयोग भोजन के रूप में अधिक कर रहे हैं। उसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर जो पैदावार अधिक होती है वहाँ के लोग उसका भोजन के रूप में अधिक उपयोग करते हैं। जिस प्रकार राजस्थान के अलग अलग जिलों में भोजन में विविधता पाई जाती है उसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में भी भोजन में विविधता पाई जाती है। बच्चों, हम भी भोजन में प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर भी तरह तरह का भोजन खाया जाता है। कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी तो कहीं पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी व सरसों का साग ज्यादा खाया जाता है क्योंकि वहाँ इनकी पैदावार ज्यादा होती है। दक्षिण भारत में चावल, दाल, इडली, सांभर, डोसा, रसम आदि वहाँ चावल अधिक पैदा होता है और ये चीजें चावल से बनती है इसलिए वहाँ के लोग इनको ज्यादा खाते हैं। पश्चिम राजस्थान में बाजरा, मोठ, मूंग से बनी भोजन सामग्री जैसे बाजरे की रोटी, भुजिया, पापड़, खिचड़ी आदि खाते हैं। समुद्र के पास रहने वाले लोग, आपने कभी समुद्र देखा है बच्चों? चारों ओर पानी ही पानी। तो समुद्र के पास रहने वाले लोग मछली व अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों का भोजन अलग अलग होता है। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि कई जगहों की खाने की चीजें इतनी प्रसिद्ध होती है कि उस जगह की पहचान बन जाती है। आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 64 पर एक सारणी दी गई है जिसमें खाई जाने वाली चीजों के नाम वह कहाँ खाया जाता है हम उसको समझेंगे। आप अपनी नोटबुक में सुंदर सी सारणी बनाकर भरेंगे। सारणी में 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में भोजन का नाम व दूसरे में कहाँ खाया जाता है। भोजन और कहाँ खाया जाता है। डोसा चावल से बनता है और दक्षिण भारत में खाया जाता है। केर सांगरी पश्चिम राजस्थान के सभी जिलों में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर आदि। बड़ा पाव मुंबई महाराष्ट्र में खाया जाता है। मक्की की रोटी डूंगरपुर राजस्थान। वो बच्ची कह रही थी कि मैं डूंगरपुर में रहती हूँ, हमारे यहाँ मक्का खूब उगता है, हम सर्दियों में मक्की की रोटी खाते हैं। तो डूंगरपुर राजस्थान और पंजाब में भी मक्की की रोटी खूब खाई जाती है। बाजरे की रोटी पश्चिम राजस्थान में सभी जगहों पर। मालपुआ आटा, घी, शक्कर से बनता है, स्वाद में मीठा होता है, इसे उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। चावल अपने राज्य राजस्थान में गंगानगर में और दक्षिण भारत में। इस सारणी को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए और भोजन को जोड़कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम हमारे राज्य राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीजें
खाने के लिए प्रसिद्ध है, उनका स्वाद कैसा है, उसके लिए एक तालिका बनाकर समझते हैं, जो आपकी किताब में प्रश्न संख्या 65 पर दी हुई है, जिसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। खाने की चीजें कहाँ की प्रसिद्ध है और उनका स्वाद कैसा है। घेवर, तो घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर, और उसका स्वाद कैसा है? मीठा। मावे की कचौरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, और उसका स्वाद भी मीठा है। तिलपट्टी ब्यावर की प्रसिद्ध है और इसका स्वाद भी मीठा। पापड़ भुजिया बीकानेर के प्रसिद्ध हैं और इसका स्वाद है नमकीन। इसका स्वाद तो आपने कभी न कभी चखा ही होगा। अलवर पाक कहाँ की प्रसिद्ध है? इसमें तो जगह का नाम पहले से ही दे रखा है, तो अलवर पाक प्रसिद्ध है अलवर की, और इसका स्वाद भी मीठा। पेठे किशनगढ़, और इसका स्वाद भी मीठा। रबड़ी खारची पाली की प्रसिद्ध है और इसका स्वाद भी मीठा। बाजरे की खीर पश्चिम राजस्थान और विशेष रूप से बाड़मेर में प्रसिद्ध है और इसका स्वाद है नमकीन। इनके अलावा भी राजस्थान में बहुत सी दूसरी जगह हैं जो खाने की चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कचौरी के लिए कोटा, कड़ी कचौरी के लिए अजमेर, गजक के लिए करौली, फेड़ी के लिए सांबर। ऐसा कहा जाता है कि फेड़ी केवल राजस्थान में ही बढ़ती है, दूसरे राज्यों में नहीं। अगर आपको कभी इन स्थानों पर जाने का अवसर मिले तो आप इन खाने की चीजों का स्वाद अवश्य लेना। वैसे आपके घर पर भी तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि त्योहारों पर तरह तरह के पकवान बनते ही हैं, जैसे हलवा, खीर, पूड़ी आदि। बच्चों, आपको जानकारी है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है, जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम कच्ची सामग्री का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं, जैसे आलू से सब्जी, पराठे, चिप्स, समोसा, आलू बड़ा आदि कई चीजें बना सकते हैं। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि इन सामग्री से आपके घर या बाजार में क्या क्या बनता है। दूध, तो दूध से खीर, रबड़ी, पनीर, मक्खन, घी आदि। आप इनमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं। चावल, चावल से खीर बनती है। खीर, डोसा, इडली, चीला आदि बनते हैं। सूजी, सूजी से हलवा, डोसा, इडली आदि चीजें बनती है। मक्का, मक्के से रोटी और पॉपकॉर्न आदि। तो पॉपकॉर्न तो आपने खा ही रखे हैं। बाजरा, बाजरा से बनते हैं रोटी, दलिया, खिचड़ी। गेहूं, गेहूं से रोटी, हलवा, पूड़ी, दलिया, बिस्कुट आदि बहुत सारी चीजें बनती है। बेसन, बेसन के लड्डू, हलवा, भुजिया, पकोड़े आदि। सर्दियों में या बरसात के मौसम में पकोड़े खाने का मजा आता है ना बच्चों। इसी प्रकार आप अन्य कच्ची सामग्री से जो जो चीजें बनती है उसको जोड़कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों, आपके घर की रसोई में बहुत सी चीजें होती है, जैसे खोआ, चीनी, आटा, बेसन आदि। क्या आपको पता है कि ये चीजें शुरू में कैसी दिखती है? क्या ये चीजें पेड़ पौधों पर ऐसी ही लगी होती है? नहीं बच्चों, ये चीजें ना तो शुरू में ऐसी दिखाई देती है और ना ही ये चीजें पेड़ पौधों पर ऐसे ही लगी होती है। हमारे खाने के लिए उपयोग हेतु इन चीजों को घरों या कारखानों में तैयार किया जाता है, जैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है और गन्ने से कारखानों में चीनी बनाई जाती है। कहाँ कहाँ से मिलता भोजन? प्यारे बच्चों, हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य यानी
खाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। जैसे पेड़ पौधों से दाल, अनाज, फल, सब्जी आदि। जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस आदि प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सुना कि हमारे राज्य व देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें व स्टॉल लगते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की खाने की चीजें मिलती है, जैसे मिठाइयाँ, कचौरी, समोसा आदि, जिसमें कई जगहों से आए लोग अपनी दुकान लगाते हैं और अपनी चीजों को बेचते हैं। आपके यहाँ पर भी मेले या हाट बाजार लगते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ कुछ लोग चीजों को खरीदते हैं तो कुछ चीजों को बेचते हैं। इनमें कौन सी चीजें खाने की मिलती है आपको पता है तो अपनी नोटबुक इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खाने की चीजें: जलेबी, आलू टिक्की, समोसा, कचौरी, रबड़ी, पानी पूरी जिसको आप गोलगप्पे कहते हैं, रसमलाई, पापड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। इसमें आप और नाम भी जोड़कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हाट बाजार में आपका परिवार कौन सी चीजें बेचने के लिए बेचता है या खरीदता है? बेचने हेतु अनाज, सरसों, मसाले आदि, और खरीदी जाने वाली खाने की चीजें, घरेलू उपयोग की चीजें, जूते, कपड़े आदि। आप भी मेले में जाके कभी खरीद के लाई हैं? हम अपने भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। हमें अपने भोजन में विभिन्न पोषक तत्व, फल, दालें, सब्जियों, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि पोषक तत्व व कुपोषण क्या है? पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम हैं तथा ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे। आप इसमें पानी भी जोड़ सकते हैं। अगर भोजन में इन पोषक तत्वों की उचित मात्रा शामिल नहीं होगी तो भोजन कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुपोषण को जानेंगे। कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। जैसे शारीरिक कमजोरी आ जाना, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आना, शरीर का विकास रुक जाना, एनीमिया यानी खून की कमी, मसूड़े, दांत, हड्डियां कमजोर पड़ जाना आदि कई रोग हो सकते हैं। इसलिए बच्चों, भोजन में अनाज की रोटी, हरी सब्जियां, फल, दूध या अंडे, जूस आदि का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जैसे आपको दूध पसंद नहीं है लेकिन ये भोजन में उपयोगी है, अतः आपको पीना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि अलग अलग स्थानों की जलवायु अलग अलग होने के कारण अलग अलग फसलें होती है। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियों और फलों को खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए जरूरी है। भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारी वृद्धि में सहायक है। ये हमें मजबूत बनाता है व स्वस्थ रखता है। अज्ञानता ही पोषण अभाव रोगों का मुख्य कारण है।
कि जब तक हमें पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होगी और हम इसे भोजन में शामिल नहीं करेंगे तो शरीर को जो आवश्यक चीजें हैं पौष्टिकता वगैरह वो नहीं मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको पाठ को दोहराना है और प्रश्न उत्तर व सारणी को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। इस पाठ को समझने के बाद हमारा नारा होगा, भोजन में विविधता लाए, कुपोषण से मुक्ति पाए। धन्यवाद। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने पढ़ा पर्यावरण अध्ययन का पाठ 9 भोजन में विविधता, जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापक श्याम सुंदर ने और समीक्षा की थी नीलम पारीक ने। अब बारी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए आ रही हैं अध्यापिका शेफाली और वो आज लेकर आई हैं अंग्रेजी का पाठ 7 द नेकलेस। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 अंग्रेजी की पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के द नेकलेस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमें झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए। यदि हम किसी और की वस्तुएं उधार लेकर अपनी झूठी शान दिखाते हैं तो कभी-कभी इसके परिणाम बुरे हो जाते हैं। ऐसा ही इस कहानी की मुख्य पात्र मातिल्डा के साथ होता है। तो बच्चों, पुस्तक के पाठ द नेकलेस अर्थात गले का हार का हम अध्ययन शुरू करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. बच्चों, यहाँ कहानी के मुख्य पात्र मातिल्डा की बात हो रही है। लेखक लिखते हैं कि जब वह बेहद खूबसूरत महिलाओं में से थी जो एरर ऑफ डेस्टिनी अर्थात तकदीर की गलती से लिपिकों के एक परिवार में पैदा हुई। उसके पास ना दहेज था, ना उम्मीदें, ना ही प्रसिद्ध होने के या प्यार पाने के या किसी अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी करने के साधन थे। इसलिए बच्चों, उसने शिक्षा बोर्ड में कार्यरत एक सामान्य क्लर्क से विवाह कर लिया। शी सफर्ड इनसीजेंटली, वह निरंतर कष्ट में रहती। उसे तो लगता वह ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पैदा हुई है। शी सफर्ड फ्रॉम द पावर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स and the worn chairs. All these things tortured and angered her. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. तो बच्चों, वो अपनी जिंदगी में जो है उसका आनंद उठा नहीं पा रही थी। जैसे उसका पति तो साधारण भोजन पका देख के भी खुश होता, जबकि वह चांदी के बर्तन और उनमें परोसे जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का सोचती। उसके पास जो नहीं था वो वही पाना चाहती थी। Who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. बच्चों, मातिल्डा की एक अमीर दोस्त थी जो स्कूल में उसके साथ पढ़ी थी, परंतु मातिल्डा को उसके पास जाना पसंद नहीं था। क्यों बच्चों? क्योंकि वह उसकी अमीरी देख करके निराश होती और फिर रोती रहती थी। इसलिए तो कहते हैं बच्चों कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो है उसका भी सुख हम ले नहीं पाते। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक दिन शाम को उसका पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुश होता हुआ आया और बोला, लो, यह तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. The ministers of public instruction and Madam George Rompon ask the honor of Mr. and Madam Loisel's company. उसने जल्दी से उसे खोला और देखा। लोक रुचि विभाग के मंत्री का उन्हीं के रेजिडेंस अर्थात निवास स्थान पर पार्टी का आमंत्रण था। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके पति ने सोचा था, मातिल्डा ने तो कार्ड को घृणा से फेंक दिया और बोली, मैं इस कार्ड का क्या करूं? But my dear, I thought it would make you happy. प्रिय, मुझे तो लगा तुम खुश होगी. You never go out, and this is an occasion and a fine one.
She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" वह चिढ़ते हुए बोली, ऐसे अवसर के लिए मैं क्या पहनूं? लॉयजल ने तो यह सोचा ही नहीं था. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." He was stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What's the matter?" लॉयजल ने अपनी पत्नी को वही ड्रेस पहनने को कहा जो वह थिएटर पहन के गई थी, परंतु मातिल्दा तो रोने लगी थी. क्या बात हो गई? By a violent effort, she had controlled her vexations and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing. Only I have no dress, and consequently, I cannot go to this affair. Give your card to some colleague." बहुत प्रयास करके मातिल्दा ने गुस्से को काबू किया, गीले गाल पहुंचे और लॉयजल से कहा कि उसके पास तो अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए वह पार्टी में नहीं जाएगी और वह निमंत्रण पत्र अपने किसी सहकर्मी को दे दे. He was grieved. बहुत दुखी हुआ लॉयजल. He answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost?" उसने पूछा कि एक साधारण ड्रेस कितने में आ जाएगी? She reflected for some seconds. 400 francs. वह बोली 400 francs. Francs फ्रांस की करेंसी है. He turned a little pale, for he had saved just this amount to buy a gun. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." He turned pale, अर्थात उसके चेहरे की रंगत उड़ गई. उसने तो इतनी रकम एक बंदूक खरीदने के लिए रखी थी, शिकार पे जाने के लिए. फिर भी मिस्टर लॉयजल ने बच्चों रकम देने के लिए हाँ कर दी और कहा एक अच्छी ड्रेस खरीदना. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was ready. बच्चों पार्टी का दिन आ गया, लेकिन मैडम लॉयजल तो अब भी दुखी, परेशान और anxious अर्थात चिंतित थी. फिर हाँ बच्चों, गहने नहीं थे. Her husband said to her one evening, "What's the matter with you?" And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." तुम्हें क्या हो गया? 2-3 दिन से तुम स्ट्रेंज, विचित्र व्यवहार कर रही हो. और उसने बताया कि उसके पास जेवर नहीं है. मैं तो गरीब ही नजर आऊंगी और अच्छा होगा कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही नहीं. He replied, "You can wear some natural flowers. In this season they look very chic." She was not convinced. "No," she replied. "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." उसके पति ने सुझाव दिया कि वह स्वयं को फ्लावर्स, फूलों से सजा ले. फूल फैशनेबल लगते हैं. परंतु बच्चों मातिल्दा तो मातिल्दा है, बोली नो, नहीं, अमीर महिलाओं के बीच गरीब नजर आऊंगी और इससे अधिक अपमानजनक क्या होगा. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend your jewels." I had not thought of that. तब उसके पति ने उसे अपनी मित्र मैडम फॉरेस्टर से कुछ गहने उधार लेने को कहा. मातिल्दा खुशी से चिल्ला उठी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." मैडम फॉरेस्टर गहनों की अलमारी से डिब्बा लाकर बोली, "चूज" अर्थात चुन लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. मातिल्दा ने बहुत से गहने देखे, कंगन, मोतियों की हार, क्रॉस इत्यादि. पर बच्चों जब ज्यादा चुनाव की वस्तुएं होती हैं तो हम अधिक कंफ्यूज होते हैं और मातिल्दा भी निश्चय नहीं कर पाई. फिर बोली, क्या और नहीं है? Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. मैडम फॉरेस्टर ने उसे खुद ही देखने को कहा कि तुम देख लो. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. तभी उसने एक रेशमी काले डिब्बे में हीरे का हार देखा. उसे निकालते हुए उसके हाथ कांपे. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, Would you lend me this?
Only this? Why yes, certainly. उसने जब हार गले पे लगा के देखा वह भावातिरेक हो गई. फिर झिझकते हुए पूछा, क्या तुम यह हार दोगी? केवल यही एक हार? मैडम फॉरेस्टर ने कहा, जरूर. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. मातिल्डा दोस्त के गले लगी, खजाना हीरे का हार घर ले आई. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. समारोह का दिन आ गया और मातिल्डा को सक्सेस अर्थात सफलता मिली. कैसी सफलता बच्चों? She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, सुशील, जोश से पूर्ण. सभी उससे परिचय बढ़ाना चाहते थे. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory, so complete and sweet to her heart. वह जोश से नाची, उसकी प्रशंसा, उसकी जीत थी. वही तो उसे चाहिए थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. वह सुबह 4 बजे घर के लिए निकली, जबकि मिस्टर लॉइजल एक छोटे से सैलून में सोते रहे. He threw round her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. जब मिसेस लॉइजल बाहर आई तब मिस्टर लॉइजल ने उसके कंधों पर साथ में लाया हुआ एक शॉल डाला, परंतु उससे उनकी गरीबी झलक रही थी, इसलिए मातिल्डा जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी. लॉइजल डिटेन्ड हर. लॉइजल ने उसे रोका. वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. रुको, मैं गाड़ी बुला रहा हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. परंतु मातिल्डा ने नहीं सुना और रुकी नहीं, सीढ़ियां उतरती गई. When they were in the street, they found no carriage. दूर ही गाड़ी वाला दिखने पर वे उसे बुलाते, परंतु गाड़ी मिली नहीं उन्हें तब भी. They walked along toward the river, hopeless and shivering. वे ना उम्मीद थे, कांपते हुए आगे बढ़ते रहे, नदी के किनारे चलते रहे. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आखिर में उन्हें पेरिस में देर रात चलने वाली पुरानी गाड़ी मिल गई. And they went wearily up to the apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. थके हुए थे, पार्टी समाप्त हो गई थी. मिस्टर लॉइजल को अगले दिन 10 बजे कार्यालय पहुंचना था. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. मातिल्डा ने स्वयं को अंतिम बार आईने में निहारने हेतु जैसे ही वह पुराना शॉल हटाया, वह चिल्ला पड़ी. क्यों? हाँ, उसके गले में हार नहीं था. लॉइजल, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer Madame Forrester's necklace. अब लॉइजल जो कपड़े बदल रहा था पूछा, क्या हुआ? तब मातिल्डा बोली, मैडम फॉरेस्टर का हार नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. वह बेचैनी से खड़ा हो गया, बोला, क्या? कैसे? यह संभव नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. उन्होंने सभी कपड़ों की फोल्ड्स अर्थात तहों में ढूंढा, परंतु हार नहीं मिला. मिस्टर लॉइजल ने पूछा, क्या हुआ निश्चित है कि मंत्री के घर से निकलते समय हार उसके पास ही था? Yes, I felt it as we came out. हाँ, वह बोली. But if you had lost in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. लॉइजल बोला, यदि गली में गिरता तो आवाज होती, वह जरूर गाड़ी में गिरा होगा. Yes, it is possible. हाँ, हो सकता है, श्रीमती लॉइजल बोली. और पूछा, Did you take the number? क्या तुमने गाड़ी के नंबर लिए थे? No. And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. बच्चों, विडंबना थी कि दोनों ने ही उस कैब के नंबर नहीं लिए. उन्होंने निराशा से एक दूसरे को देखा. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the track, where we went on foot to see if I can find it. And he went. अब लॉइजल पुनः तैयार हुआ
और उसी रास्ते पर हार ढूंढने निकल गया जहां पैदल चले थे। मातिल्डा भी सो नहीं पाई। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. Mr. Loisel पुलिस के पास गए, गाड़ियों के दफ्तरों में गए, अखबारों में इनाम की घोषणा करते हुए इश्तिहार भी दिया. She waited all day in a state of bewilderment before the frightful disaster. इस भयंकर तबाही से पहले मातिल्डा ने पूरा दिन परेशानी में बिताया. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time." She wrote as he dictated. उसे मातिल्डा से कहा, अपनी सहेली को पत्र लिख दो कि हार का एक कुंदा टूट गया है और तुम उसे मरम्मत करवा कर दोगी. जैसा लॉयजल ने बताया उसने वह लिख दिया और उन्हें समय मिल गया. At the end of a week, they had lost all hope. Finally, Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." एक हफ्ता बीत गया, हार नहीं मिला. मिस्टर लॉयजल ने कहा वे दूसरा हार खरीद के देंगे. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000 francs. और वे पैलेस रॉयल दुकान से उन्होंने वैसा ही एक हार खरीदा 36,000 फ्रैंक्स का. अब कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने उधार लिया, सूदखोरों से बर्बाद करने वाले करार किए. मैडम लॉयजल took back the jewel to Madame Forestier. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she would perceive the substitution? Would she take her for a robber? तो बच्चों, मैडम लॉयजल जब हार देने गई तो उन्हें डर था कि मैडम फॉरेस्टर यदि देख लिया कि यह उनके वाला हार नहीं तो वे उसे चोर समझेंगी. परंतु मैडम फॉरेस्टर ने गहने का डिब्बा नहीं खोला. मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. शी डिड हर पार्ट, हाउएवर कंप्लीटली हीरो लाइक. अब मैडम लॉयजल ने जीवन में अभावों को जाना, फिर भी उससे हिम्मत नहीं हारी, अपनी भूमिका निभाई पूरी हिम्मत से. वह जानती थी कि कर्ज चुकाना है और वह चुकाएगी. बच्चों, उसकी जिंदगी एक रात में बदल गई थी. काम वाली बाई को हटा दिया गया. They changed their lodgings. They rented some room in an attic. Lodgings अर्थात घर बदल लिया. छोटी सी अटारी में बनाकर कमरा किराए पे ले लिया. She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. मैडम लॉयजल अब सभी कार्य स्वयं करती. कपड़े धोना, बर्तन धोना, कचरा डाल के आना, नीचे जाके पानी भर के लाना. सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह हाँफ जाती लेकिन हिम्मत नहीं हारती. सब्जी की दुकान पर एक एक पैसे के लिए सौदेबाजी करती. The husband worked evening. मिस्टर लॉयजल भी बेचारे शाम को काम करते. कैसे कैसे काम करते थे बच्चों वे? Putting the books of some merchant in order, and nights he often did copying at 5 cents a page. And this life lasted for 10 years. और यह जिंदगी 10 वर्ष तक चली. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. अब श्रीमती लॉयजल बूढ़ी और गरीब घर की दिखती, बिखरे बाल, कर्कश आवाज. But sometimes she would think of the evening party of former times, of that ball, where she was so beautiful and so flattered. अब खाली समय में श्रीमती लॉयजल खिड़की पे बैठती और उस पार्टी और डांस को याद करती जब वे बेहद खूबसूरत लगी थी और सभी ने उनकी तारीफ की थी. एक दिन टहलते हुए श्रीमती लॉयजल ने एक महिला को एक बच्चे के साथ देखा. यह तो मैडम फॉरेस्टर थी, अब भी प्यारी, खूबसूरत. मातिल्डा प्रभावित हुई. उसने सोचा वह उससे बात करे. हाँ, निश्चित ही अब तो उसने अपना कर्ज चुका दिया है तो मैडम फॉरेस्टर को वो सब बता देगी. She approached her. "Good morning, Jean." Her friend did not recognize her. She stammered, But madam, I do not know you. You must be mistaken." मातिल्डा उसके पास गई और नमस्ते कहा. "नमस्ते जीन."
परंतु वह महिला उसे पहचान नहीं सकी। बोली, मैडम मैं तो आपको नहीं जानती, आपसे गलती हुई होगी। नो, आई एम माटिल्डा लॉयजल। Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how have you changed? Oh, Matilda, तुम इतना कैसे बदल गई? Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable days, and all because of you. Because of me? How is that? Matilda बोली, हाँ, तुमसे मिलने के बाद ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। सबका कारण तुम ही हो। मैडम फॉरेस्टर ने पूछा, मैं कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? मातिल्डा ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है वह हीरे का हार जो तुमसे मैंने उधार लिया था? Yes, very well. उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है। Well, I lost it. मातिल्डा ने कहा, मुझसे वह खो गया था। How is that? Since you returned it to me? कैसे? वह तो तुमने लौटा दिया था। I returned another to you exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. मैंने तुम्हें वैसा ही दिखने वाला हार लौटाया और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। मैडम फॉरेस्टर stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine?" तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे हार के बदले हीरों का हार खरीदा था? Yes. You did not perceive it then. They were just alike. And she smiled with proud and simple joy. श्रीमती लॉयजल ने कहा, हाँ, वो एक जैसे थे। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स। श्रीमती फॉरेस्टियर बहुत भावुक हो गई। मातिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, ओह माय पुअर मातिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। ओह प्रिय मातिल्डा, मेरे हीरे तो नकली थे, वे 500 फ्रैंक्स से भी अधिक के नहीं थे। तो बच्चों, उसे मात्र 500 फ्रैंक्स के हार के बदले एक 36,000 फ्रैंक का हार लिया था। तो बच्चों, हमने जाना कि अपनी झूठी शान में नहीं रहना चाहिए। साथ ही किसी से मात्र दिखावे के लिए उधार तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मातिल्डा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती थी, परंतु उसकी खोखली सोच ने उसके और उसके पति का जीवन बर्बाद कर दिया। अभी हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का पाठ 7 द नेकलेस सुना अध्यापिका शेफाली से, जिसकी समीक्षा की थी डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई ने। अब बच्चों, घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही है कि हम आपसे और बात करें, लेकिन समय का भी हमें लिहाज रखना है और इसी लिहाज के कारण आज का हमारा शिक्षावाणी कार्यक्रम यही समाप्त होगा। तो अपनी भारती दीदी को जाने की इजाजत दे। जय हिंद।